Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3 climate। तो बेटा क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमको। तो सबसे पहले तो हमें देखना है इंडिया की रीजनल डाइवर्सिटी को। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बेटा? देखो, आपके इंडिया में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको टॉररेट जोन के फीचर्स मिल जाएंगे, टू हॉट। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आपको फ्रिजिड जोन के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, हिमाद्री, जहाँ पर आपको क्या मिलेगी? थिक लेयर ऑफ स्नो। हिमाद्री मतलब जो हमारे हिमालय के टॉप नॉच पॉइंट हैं, वहाँ पर आपको क्या मिलेगी? थिक लेयर ऑफ स्नो। फिर अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की, थार डेजर्ट की, तो वहाँ पर किसके फीचर्स मिल जाएंगे? डेजर्ट रीजन के फीचर मिल जाएंगे। तो हमारे इंडिया में रीजनल डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो फ्लड प्रॉन है, हमेशा बाढ़ आती है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो ड्रॉट प्रॉन है, जहाँ जितनी बारिश चाहिए होती उतनी मिलती नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अमेजिंग रीजनल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनल डाइवर्सिटी को, फिर हम डिस्कस करेंगे वो सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। फिर हम डिस्कस करेंगे मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया। भाई समर सीज़न कैसा होता है, विंटर सीज़न कैसा होता है, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मॉनसून सीज़न में क्या होता है, मॉनसून में क्या होता है, मतलब जो हमारा एडवांसिंग मॉनसून सीज़न होता है वो कैसा होता है, रिट्रीटिंग मॉनसून सीज़न कैसे होता है। तो बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ने के लिए है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इंडिया क्या है बेटा? होम है वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। हमारे इंडिया में आपको वैरायटी में क्लाइमेटिक रीजन्स मिल जाएंगे। आपको ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो हमारे इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला जो पार्ट है ना, जैसे ये रहा इंडिया, तो इंडिया को बीच से कट करती है एक लाइन जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे वाला पार्ट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला पार्ट, वहाँ पर आपको मिलेगा क्या? ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन। फिर वहीं मैं बात करती हूँ नॉर्थ की, मतलब हिमालयन रीजन की, तो वहाँ पर मिलेगा आपको अल्पाइन क्लाइमेट। फर्दर नॉर्थ इट चेंजेस टू अल्पाइन क्लाइमेट। कहाँ पर? इन द विसिनिटी ऑफ हिमालयाज। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास। तो बेटा हिमालयाज के आसपास आपको अल्पाइन क्लाइमेट मिलेगा, इंडिया के साउथ में आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा। और जो एलिवेटेड रीजन्स हैं ना हमारे हिमालय के, वहाँ तो आपको एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, एक लंबे टाइम तक क्या भी मिलेगी? विंटर स्नोफॉल। 2-2.5 महीने जो विंटर्स रहेंगी, एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, एक लंबे टाइम तक हमें वहाँ पर क्या भी मिलेगी? स्नोफॉल। तो समझ में आई बात? बेटा हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के कुछ पार्ट में हमें फ्रीक्वेंट रेनफॉल देखने को मिलती है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ प्रोलॉन्ग पीरियड हमें स्नोफॉल का भी देखने को मिलता है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर स्कैंटी ऑफ रेनफॉल होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, और कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर समर सीज़न में बहुत ज़्यादा हीट होती है, विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और बेटा ये जो रीजनल वेरिएशंस है ना, इसकी वजह से हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी में हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है इंडिया में। टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। रेनफॉल कंडीशन आर कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग क्या होता है बेटा? इजीली सीन और विजिबल। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? इजीली सीन और विजिबल। और यहाँ पर एक वर्ड है विसिनिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? आसपास। यहाँ पर वर्ड सस्टेन का मीनिंग है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। चल सो हमारे इंडिया में हम देखते हैं टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट, रेनफॉल कंडीशन में कॉन्ट्रास्ट, और ये कॉन्स्पिक्यूअस है मतलब इजीली सीन है। कैसे इजीली सीन है बेटा? राजस्थान में जो टेम्परेचर है और आपके कोस्टल रीजन में जो टेम्परेचर है और जो हिमालयन रीजन में जो टेम्परेचर है, इनमें आपको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 48-50 तक पहुंच जाएगा। नाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि क्लाउड कवर नहीं है। वहीं पर अगर मैं कोस्टल एरिया की बात करूं तो डे टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई नहीं होता और नाइट टेम्परेचर उतना कम नहीं होता है। तो
कोस्टल एरियाज़ में ये वाला जो रीजन है इंडिया का, यहाँ पर टेम्परेचर में रेंज आपको कम देखने को मिलेगी, पर वहीं पर राजस्थान में टेम्परेचर में रेंज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। रेंज का मतलब पता है ना क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। चलो, सो हमें कंट्रास्ट देखने को मिलते हैं टेम्परेचर में और रेनफॉल कंडीशंस में, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब इजीली सीन है, इजीली आप इनको नोटिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वो रीजन जो थार डेजर्ट के आसपास हैं वो बहुत ज़्यादा एरिड हैं, एवरेज रेनफॉल वहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम है, और डेजर्ट की डेफिनेशन में ही ये आता है बेटा, वो एरिया जिसे हम डेजर्ट कहते हैं उसका एक प्रोमिनेंट फीचर है कि वहाँ रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होगी। वहीं दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं किसकी बेटा, मौसिनराम या चेरापूंजी की, ये दोनों ही मेघालय में है, मौसिनराम एंड चेरापूंजी, जिसमें कि ये जो मेघालय है ना, इसके नाम पे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश इसी एरिया को मिलती है। हमारे इंडिया की नहीं बेटा, पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो मौसिनराम में होती है। मौसिनराम कहाँ पे है, मेघालय। मौसिनराम और चेरापूंजी जो खासी हिल्स में, और खासी हिल्स कहाँ पर है, मौसिनराम में है, ये वेटेस्ट एरिया हैं पूरे वर्ल्ड के, जिनकी एनुअल रेनफॉल 1100 सेंटीमीटर है। तो आपके इंडिया में ही डेजर्ट है जिसको 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल मिलती है, वहीं पर मौसिनराम और चेरापूंजी हैं, कहाँ पर है बेटा, तो मेघालय में है, जो वेटेस्ट एरिया कहे जाते हैं पूरी दुनिया के, जिनको दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है, और वो भी कितनी, 1100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। फिर वहीं पर जो कोस्टल रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेट होता है, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना ही तो ठंडा होता है, टेम्परेचर रेंज भी ज़्यादा नहीं होती, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, रात का टेम्परेचर बहुत कम नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सीज। देखो होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, ये वाला जो पार्ट है जिसे हम लैंड एरिया बोल सकते हैं, और ये वाला जो पार्ट है वाटर एरिया, सी एरिया, ठीक है। तो बेटा जब हम पानी और लैंड को साथ में गर्म करने की बात करें सूरज की रोशनी से, तो ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी और पानी थोड़ा देर से गर्म होगा। तो दिन में जब ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ठंडी ठंडी हवाएं सीज से यहाँ पर आने लगती हैं और टेम्परेचर को मॉडरेट कर देती हैं। रात में इसका उल्टा होता है, रात में क्या होता है, यहाँ से हवाएं चलना चालू होती हैं सी की तरफ, क्योंकि सी की एक नेचर है कि सीज जितना देर से गर्म होती हैं उतना ही देर से ठंडे भी होती हैं। तो रात तक पानी गर्म होता है तो यहाँ पर से हवाएं यहाँ की तरफ चलने लगती हैं। तो समझ में आई बात। दिन में आप ज़्यादा गर्म इसीलिए नहीं होते हो क्योंकि सी से ठंडी ठंडी हवाएं आपकी तरफ आ रही हैं। रात में आप ज़्यादा ठंडे इसलिए नहीं होते हो क्योंकि आपकी ठंडी ठंडी हवाएं किसकी तरफ जा रही हैं, सी की तरफ जा रही हैं। तो डे में टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा नहीं, नाइट में टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा नहीं। तो बेटा जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं इंडिया के, उनमें इक्वेबल क्लाइमेट है, ना ही तो ज़्यादा गर्म है ना ही तो ज़्यादा ठंडा है ना। और ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके ऊपर सीज का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है, सीज उन्हें मॉडरेट करती रहती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम नदर्न प्लेन्स की बात करें, नदर्न प्लेन्स बोले तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पर डिस्टिंक्ट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और ठंडियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी। भाई यूपी में, एमपी में गर्मियाँ भयंकर गर्म होती हैं और ठंडियाँ भयंकर ठंडी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम सी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। वहीं मुंबई, केरलम, तमिलनाडु, मतलब महाराष्ट्र का मुंबई वाला रीजन, केरला के कोस्टल रीजन्स, तमिलनाडु के कोस्टल रीजन्स, यहाँ पर मॉडरेटिंग क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। पर वहीं जो सी से दूर रीजन्स होते हैं जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये बेचारे बड़े परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, गर्मियों में बहुत गर्म, ठंडियों में बहुत ही ठंडा। सी से दूर हो, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में हो, तो तुम्हें ये तो फेस करना ही पड़ेगा। अब आपसे कोई पूछता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, बताओ भैया, तुम 10th पढ़ लिए हो, क्लाइमेट चैप्टर पढ़ लिए हो, बताओ इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो आप क्या है ना, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये भी इसका आंसर हो सकता है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट या कहोगे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है बच्चा पार्टी, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट या ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट।
जो क्लाइमेट है इंडिया का उसे हम सम अप कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्ट होता है किसका? मॉनसून विंड्स का। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, कोई आपसे पूछे कि भाई इसे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट या ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों कहते हैं, तो बता देना। क्योंकि हमारे इंडिया पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट है किसका? मॉनसून विंड्स का, इसीलिए हम इसे कहते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट या ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। इनफैक्ट जो पूरा के पूरा साउथ एशिया है वो पूरा ही अफेक्ट होता है मॉनसून विंड से। ठीक है, ये जो टर्म मॉनसून है ये डिराइव हुआ है अरेबिक वर्ड मौसम से। ये जो मॉनसून वर्ड है इसका रूट वर्ड अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसका मीनिंग होता है सीजन। ठीक है, मॉनसून वर्ड किस भाषा के वर्ड से डिराइव हुआ है? तो अरेबिक। वर्ड कौन सा था? मौसम। Thus monsoon wind are those which blow from sea to land. अब मानसून विंड्स कौन सी विंड्स होती हैं बेटा? ये वो हवाएं होती हैं जो सी से लैंड की तरफ आती हैं। यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है। तो जब ओशन से, सी से, बे से हवाएं अंदर की तरफ आएंगी तो इसी को कहते हैं सी ब्रीज। क्या कहते हैं बेटा? सी ब्रीज या ऑन शोर विंड। ठीक हुई बात? ध्यान से सुनो। तो वो हवाएं जो इंडियन ओशन से, बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से इंडियन लैंडमास की तरफ आ रही हैं, इन्हीं को हम सी ब्रीज भी कह सकते हैं, ऑन शोर विंड्स भी कह सकते हैं। तो फिर से ध्यान से सुनो। तो जो मॉनसून विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं सी टू लैंड, इसीलिए इन्हें ऑनशोर विंड या सी ब्रीज कहते हैं। इन वन सीजन, एक सीजन में ये लैंड की तरफ आएंगी। कहाँ से आएंगी? सी से आएंगी, ओशन से ज़मीन की तरफ आ रही हैं, इन्हें ऑनशोर विंड कहा जा रहा है। और वहीं पर जब ये लैंड टू सी की तरफ जाएंगी तो इन्हें लैंड ब्रीज कहा जाएगा, ऑफशोर विंड कहा जाएगा। तो बेटा हमारे इंडिया में कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जब हवाओं का पैटर्न ऐसा होता है, इस तरीके से हवाएं आती हैं। ठीक है, इन्हें ही हम ऑनशोर या सी ब्रीज कहते हैं। पर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सीजनल रिवर्सल होगा विंड का, हवाओं का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज और ऑफशोर विंड्स। जब ज़मीन से पानी की तरफ जा रही हैं, लैंड टू सी, तो ऑफशोर है या लैंड ब्रीज है। ये जो कंप्लीट रिवर्सल होता है डायरेक्शन का ओवर द कोर्स ऑफ ईयर, पूरे एक साल में एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे हमारे भारत के अंदर आएंगी और दूसरा टाइम ये आएगा जब भारत से ओशन की तरफ जाएंगी। ये डोमिनेंट फीचर होता है किसका? मॉनसून विंड्स का, कि भाई एक टाइम में तो ये आपकी तरफ आएंगी और एक टाइम आपसे दूर जाएंगी। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब हम वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे बेटा जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लैटिट्यूड्स को डिस्कस करना है। आप सब जानते हैं लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन है जो वेस्ट टू ईस्ट रन करती हैं, ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है, अब हमें सारे लैटिट्यूड्स को नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा इंडिया है उसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है एक लैटिट्यूड जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने डिग्री है इसकी? 23.5। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला जो पार्ट है वो होता है टॉरड जोन या ट्रॉपिकल जोन। टॉरड जोन भी बोल सकते हो आप इसको, ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हो। और जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है वो होता है सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन। ठीक है, इस वाले एरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या टॉरड जोन या ट्रॉपिकल जोन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होता है इंटेंस हीट, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा मिलेगी, हीट भी ज़्यादा मिलेगी, हीट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। पर हम जब सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन की बात करते हैं तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना तो ज़्यादा ठंडा होगा। तो अब डिस्कस करते हैं। जैसे आप सबको पता है
कि लैटिट्यूड्स क्या डिटरमाइन करते हैं, अर्थ के ऊपर हीट जोन्स को लैटिट्यूड्स क्या डिफाइन करते हैं, हीट जोन्स को 0 to 23 टॉरड जोन, 0 डिग्री टू 23.5 होता है टॉरड जोन ट्रॉपिकल जोन, फिर 23.5 to 66.5 होता है सब ट्रॉपिकल जोन, जो ना ही तो ज़्यादा ठंडा होता है ना ही तो ज़्यादा गर्म होता है, फिर 66.5 to 90 डिग्री पोल्स तक होता है फ्रिजिड जोन, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो इस तरीके से हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं लैटिट्यूड्स किसको, हमारी पूरी अर्थ को, पूरे वर्ल्ड को। सो लैटिट्यूड्स डिटरमाइन टेम्परेचर और हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। जब हम टेम्परेचर कंडीशन की बात करें तो उस पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो इन्फ्लुएंस है, जो रोल है, वो डिस्टिंग्विशेबल है। आप सारे फैक्टर्स को एक तरफ रख दो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इम्पैक्ट ही अकेला काफ़ी है। वो रीजंस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में होते हैं वो टॉरड जोन को बिलोंग करते हैं। टॉरड जोन को ही हम क्या भी बोलते हैं बेटा, मैंने अभी बताया था, बताओ बताओ बताओ, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। जबकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन। बेटा फिर से ध्यान से सुनो, वो सारे रीजंस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, टॉरड जोन से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर जो सन की रेज़ होती हैं वो ज़्यादा डायरेक्ट होती हैं, इंटेंस होती हैं, और यहाँ पर हम एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब वो जो रीज़न है वो एक्सपीरियंस करते हैं वार्म टेम्परेचर फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। 7-8 महीने गर्मी ही रहती है। वो अगर साउथ की तरफ जाएं तो जैसे हमने कहा कि अभी तो हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे थे, अगर हम फर्दर साउथ में जाएं तो हम किसके पास पहुँच रहे हैं, 0 डिग्री इक्वेटर के पास पहुँच रहे हैं, ठीक है। और इक्वेटर पे तो पूरा साल गर्मी होती है, पूरे 12 मंथ वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है, हॉट एंड वेट होता है, पूरा दिन बहुत गर्मी पड़ती है और शाम को 4 बजे होती है बहुत सारी बारिश, ठीक है। चलो तो फिर से ध्यान से सुनो, लैटिट्यूड्स हमारी अर्थ को किस में डिवाइड करते हैं, हीट जोन्स में, क्लियर है। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो रोल है वो डिस्टिंग्विशेबल है। वो रीज़न जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है वहाँ होती है बहुत तेज़ गर्मी, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट होती है। जो नॉर्थ में है वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, टेम्परेट, है ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ना तो ज़्यादा गर्मी होती है। चलो अब अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ की तरफ गए और साउथ की तरफ गए, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इक्वेटर पे पहुंच जाएंगे। इक्वेटर की डिग्री होती है 0, 23.5 से जब आप चलना चालू करते हैं साउथ की तरफ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको 0 डिग्री मिल जाएगी, और इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। ये वो रीज़न है बेटा जहाँ साल भर पड़ती है गर्मी। इस रीज़न को हम बोलते हैं कि ये रीज़न हॉट एंड वेट है। वेट क्यों है, क्योंकि हर शाम 4 बजे यहाँ पर होती है बारिश, और हॉट क्यों है, क्योंकि 12 ही महीने जो सन की रेज़ होती हैं वो होती हैं डायरेक्ट, एपरेंट मूवमेंट होता है सन का। नेक्स्ट पॉइंट, वो प्लेसेस जो नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वो बिलोंग करती हैं वार्म टेम्परेचर या सब ट्रॉपिकल जोन को, जहाँ पर समर और विंटर सीजन्स अलग अलग होते हैं। आपको एक अपरेंट डिफरेंस दिखाई पड़ेगा समर और विंटर सीजन में। समर बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगे, है ना, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होंगी, और ठंडियाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडी होंगी, मतलब ठंडी भी खूब पड़ेगी और गर्मी भी खूब होगी। हम डिस्कस करेंगे हिमालय के रोल को, हिमालयास का क्या रोल है हमारे इंडिया के क्लाइमेट में। तो बेटा आप सबको पता है हिमालय की लोकेशन कहाँ पर है ना, तो ये वाले एरिया में हमारे नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है हिमालय। तो बेटा ये किसकी तरह काम करते हैं, ये काम करते हैं एक वॉल की तरह, दीवार की तरह, ठीक है, किसकी तरह, दीवार। ये बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं जो साइबेरियन रीजन से आ रही होती हैं उन्हें इंडिया में आने नहीं देते, इंडिया की मॉनसूनी हवाओं को इंडिया से बाहर जाने नहीं देते। फिर से ध्यान से सुनो, हिमालय इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, ये आप सबको पता है, यहाँ पर सिचुएटेड है। ये एक वॉल की तरह होता है, दीवार की तरह होता है,
जो ठंडी हवाओं को जो साइबेरियन रीजन से आ रही होती हैं इंडिया में आने नहीं देता, और इंडिया की जो मानसूनी हवाएं हैं उन्हें इंडिया से बाहर जाने नहीं देता। तो हिमालय का इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया के क्लाइमेट में। अगर हिमालय नहीं होते तो इंडिया की क्लाइमेट एंटायरली डिफ़र करती, आज जैसी है वैसी नहीं होती, क्योंकि मानसूनी हवाएं इंडिया को बारिश देती ही नहीं, वो तो सीधी कहीं और चली जाती। द हाई वॉल ऑफ हिमालय एक्ट एज इफेक्टिव क्लाइमेट बैरियर। जो हाई वॉल्स हैं हिमालय की, जो हिमालय है जो हाई वॉल की तरह काम करता है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव क्लाइमेट बैरियर है जो हमारे नदर्न प्लेन्स को सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है बिटरली कोल्ड विंड से। ये विंड्स कहाँ से आ रही थी? आर्कटिक सर्कल से, साइबेरियन रीजन से, और किसकी तरफ आ रही थी? सेंट्रल एशिया की तरफ। तो हमें बचाने का काम किसने किया है? हिमालय ने। तो बोलो थैंक यू हिमालय को। चलो, फिर हमारा जो हिमालय है वो सेव करता है किसको? नदर्न प्लेन्स को, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीनरी ऑफ इंडिया। किससे सेव करता है? कोल्ड होने से। ठंडियों में हम इतने ठंडे हो जाते कि आप सोच भी नहीं सकते अगर हिमालय नहीं होते तो जो हिमालय है वो सेव कर रहा है नदर्न प्लेन्स को, जिसे हम ग्रीनरी ऑफ इंडिया कहते हैं। किससे सेव कर रहा है? सेव बहुत सीवियर कोल्ड से। ठंडियाँ इतनी ठंडी हो जाती है आप इमेजिन नहीं कर सकते, उससे आपको बचा रहा है। बेटा जो माउंटेन वॉल है वो इंटरसेप्ट करती है किसको? मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स को। मैंने अभी बताया वो विंड्स जो मॉइस्चर के साथ इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती हैं, और हिमालय के प्रेजेंस की वजह से, और जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं या ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, उनके प्रेजेंस की वजह से इंडिया को बारिश दे देती हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो बहुत सारी जो मानसून विंड्स हैं वो इंडिया को क्रॉस करके कहीं आगे चली जाती। तो ये इंटरसेप्ट करता है मानसून लेडन मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स को, और हेल्प करता है हमारे इंडिया को किस में? प्लेंटी ऑफ रेनफॉल में। अगर हिमालय नहीं होता तो इतनी बारिश हमें नहीं मिलती। तो जून टू सितंबर जो बारिश मिल रही है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, उसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए किसको? हिमालय को। तो बेटा जो माउंटेन वॉल है ये इंटरसेप्ट कर लेती है मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स को, और हमारे इंडिया को देती है प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। जून से सितंबर तक जो रेनफॉल आपको मिलती है उसमें कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका, हिमालय। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे वाटर बॉडीज़ के इन्फ्लुएंस को, कि भाई क्या वाटर बॉडीज़ हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। तो बेटा बिल्कुल करती हैं। कैसे करती हैं? देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इंडियन ओशन, आप सबको पता है। यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है अरेबियन सी। ठीक है। अब बेटा इन तीनों का ही बहुत ज़्यादा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है कोस्टल एरियाज़ पे। वो सारी सिटीज़ जो कोस्टल एरियाज़ पे सिचुएटेड होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं किससे? वाटर बॉडीज़ से। भले वो वाटर बॉडी अरेबियन सी हो, इंडियन ओशन हो या बे ऑफ बंगाल हो, क्योंकि इनका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है कोस्टल एरियाज़ पे। जैसे मुंबई, फ्रीक्वेंट रेनफॉल मिलती है, अच्छी खासी रेनफॉल मिलती है ना, मॉडरेट रहता है टेम्परेचर। वो किसकी वजह से बेटा? वाटर बॉडीज़ की वजह से। चलो, तो वो सारी वाटर बॉडीज़ जो साउथ एशिया में हैं, जैसे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये एग्जर्ट करती हैं मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस को किस पे? कोस्टल एरियाज़ के क्लाइमेट पे। ये जो कोस्टल एरियाज़ में जो सिटीज़ होती हैं, कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं, ना ही तो वो ज़्यादा ठंडे होते हैं विंटर्स में, और ना ही तो गर्म होते हैं समर्स में। मॉडरेटिंग क्या रहता है? क्लाइमेट रहता है इनका किसका? कोस्टल एरियाज़ का। गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होंगे, ठंडियों में ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे। थस दे हैव इक्वेबल और मैरीटाइम। इनका जो क्लाइमेट होता है वो इक्वेबल होता है। जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। टेम्परेचर की बेटा जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, नाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होता।
तो हम कह सकते हैं, और पूरा साल भर ठंडियाँ ज़्यादा ठंडी नहीं होंगी, गर्मियाँ ज़्यादा गर्म नहीं होंगी, तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेबल। ना रातें ज़्यादा ठंडी, ना दिन ज़्यादा ठंडे, ना समर ज़्यादा ठंडी, ना विंटर्स ज़्यादा ठंडी, तो इक्वेबल क्लाइमेट बोलते हैं इसको। मैरी टाइम क्लाइमेट भी हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मैरी टाइम क्लाइमेट। बेटा जो अकरेंस होती है लैंड ब्रीज की और सी ब्रीज की, इसी से होता है टेम्परेचर मॉडरेट, वो भी थ्रू आउट द ईयर। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है टेम्परेचर को मॉडरेट करने के लिए। सी से लैंड की तरफ जो हवाएं चलती हैं उन्हें सी ब्रीज कहा जाता है, लैंड टू सी जो हवाएं चलती हैं उन्हें लैंड ब्रीज कहा जाता है, और ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ही मॉडरेट करके रखती हैं टेम्परेचर को। और बेटा ये क्यों होता है, ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस की वजह से होता है। दिन में ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, पानी ठंडा ही रहता है, तो हवाएं, आपको पता ही है कि हवाएं कहाँ चलती हैं, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, है ना। अब ज़मीन पे हाई टेम्परेचर है और सी पे लो टेम्परेचर है, तो हवाएं ऐसे चलेंगी। रात में क्या होता है, सीज पे हाई टेम्परेचर होता है क्योंकि पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और ज़मीन जल्दी गर्म होकर जल्दी ठंडी हो जाती है ना। तो यहाँ टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो। तो फिर वही लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। बेटा विंड का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा ध्यान रखना लो टेम्परेचर से होता है हाई टेम्परेचर की तरफ। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर हवाएं आएंगी, कहाँ से आएंगी, जहाँ गर्मियाँ कम होंगी। और गर्मियाँ ज़्यादा कहाँ होती हैं, जहाँ हाई टेम्परेचर, गर्मियाँ कम कहाँ होती है, जहाँ लो टेम्परेचर। बेटा वो सारे प्लेसेस जो इंटीरियर में हैं, मतलब जहाँ पर सी का इन्फ्लुएंस नहीं होता, सी से दूर हैं जो एरियाज, उन्हें हम इंटीरियर एरियाज कह रहे हैं। वहाँ पर क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल होता है। कॉन्टिनेंटल का मतलब हॉट समर्स, कोल्ड ड्राई विंटर्स, ठंडियाँ बहुत ठंडी और ड्राई, और समर्स बहुत ज़्यादा हॉट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दूर है, इन पे सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस काम नहीं करता। इसीलिए हम देखते हैं कि दिल्ली और लखनऊ में हाई एनुअल रेंज होती है टेम्परेचर की। ठंडियाँ बहुत ठंडी, ठंडियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, साल भर का लोएस्ट बहुत कम होता है और साल भर का हाईएस्ट बहुत ज़्यादा होता है। रेंज का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ठंडियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जो रेंज होती है टेम्परेचर की वो बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको दिल्ली और लखनऊ में, ठीक है। पर वहीं पर अगर हम मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो रेंज होगी, एनुअल टेम्परेचर रेंज, वो बहुत कम होगी, क्योंकि गर्मियों में गर्मियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं, ठंडियों में ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। ना ही तो समर्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जाता है, ना ही तो विंटर्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। सो ये जो इन्फ्लुएंस है सी का, ये अब आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से ध्यान से सुनो बेटा। अगर दिल्ली और लखनऊ जो कि बहुत दूर हैं सी से, अगर ये सी के पास होते तो यहाँ पर भी एनुअल टेम्परेचर रेंज ज़्यादा नहीं होती, ठंडियाँ ज़्यादा ठंडी नहीं होती, गर्मियाँ ज़्यादा गर्म नहीं होती। पर क्योंकि ये सी से दूर है तो भैया ठंडी भी उतनी पड़ती है कड़ाके की, और गर्मी भी उतनी पड़ती है। वहीं पर अगर मैं मुंबई और चेन्नई की बात करूँ तो ये सी के पास होने की वजह से ना ही तो गर्मी में ज़्यादा गर्म होती है, ना ही ठंडी में ज़्यादा ठंडे। तो बेटा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको शायद फर्स्ट पॉइंट होना था। देखो ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ये ही मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं, मॉइस्चर देती हैं किसको, समर मॉनसून विंड्स को। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अपेरेंट मूवमेंट हुआ सन का, तो ये सारी हवाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आने लगी। इन्हें आते आते पानी देने का काम किसने किया, इंडियन ओशन ने, बे ऑफ बंगाल ने और अरेबियन सी ने, ठीक है।
अब ये हवाएं यहाँ पर क्यों आ रही थी, इंडियन लैंडमास की तरफ क्यों आ रही थी? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर था एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, सूरज की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, हाई। अब इस हाई टेम्परेचर होने की वजह से सारी हवाएं यहाँ पर आ रही थी। मैंने अभी बताया ना, लो टू हाई चलती हैं हवाएं, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर की तरफ। अब ये हवाएं वैसे भी आ सकती थी, पर बीच में किस्मत थी आप लोगों की कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी, इंडियन ओशन, इन्होंने दे दिया इनको भर भर के मॉइस्चर। तो ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ये प्रोवाइड करती है मॉइस्चर समर मानसून विंड्स को, जिससे हैवी रेनफॉल होती है। कहाँ पर? इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। अब हम पढ़ेंगे प्रभाव, किसका प्रभाव? मॉनसून विंड्स का। मॉनसून विंड का क्या इम्पैक्ट है हमारे क्लाइमेट के ऊपर, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा वो डिस्कस करूँ उसके पहले थोड़ा सा चीज़ों को आप समझो। देखो, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर कोई हवा ऐसे एंटर होती है इस डायरेक्शन में तो उसे क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। और जब हवाएं ऐसी चलती हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? साउथ ईस्ट। आई बात समझ में? सिर्फ डायरेक्शन समझाने की कोशिश की, वो बाद में बताऊंगी मैं क्यों समझा रही हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। अगर हवाएं ऐसे चल रही हैं तो इनको क्या नाम दोगे आप? साउथ ईस्ट। जब हवाएं ऐसी चलेंगी तो आप इन्हें क्या नाम दोगे? साउथ वेस्ट। ठीक है, चलो चलते हैं। गर्मियों में होता क्या है बेटा कि जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और पानी थोड़ा देर से गर्म होता है। ज़मीन रात में ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी देर से ठंडा होता है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूरिंग समर ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, ये जो डिफरेंस है लैंड के गर्म होने में और सी के गर्म होने में, इसी कारण होता क्या है, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं। इक्वेटर को क्रॉस करती है कौन सी? साउथ ईस्ट। ये देखो कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाती हूँ। ये रहा आपका इंडिया और ये रहा इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। तो हवाएं यहाँ से आ रही थी तो इनको क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन से, मतलब जिस डायरेक्शन में ओरिजिन होता है उसका नाम लेते हैं। तो हवाओं का ओरिजिन यहाँ से हो रहा था, तो ओरिजिन कहाँ पर हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है, तो इन्हें क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट। ठीक है। पर फेरेल्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो ये कहता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ें राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है। और साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन लेफ्ट की साइड होता है, वो भी क्यों होता है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो बेटा, जब आप मैरी गो राउंड पे बैठते हो, मैरी गो राउंड एक ऐसा झूला आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और ये झूला चल रहा है, आपसे मैं बोलूँ निशाना लगाओ इस बंदे पे, तो क्या आप लगा पाओगे? बिल्कुल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली घूम रहा है। जब तक आप निशाना लगाओगे वो निशाना आगे की तरफ चला जाएगा और वो बच्चे को पत्थर लगेगा नहीं। तो ये समझ में आया थोड़ा बहुत कि भाई घूमते हुए आप किसी पे कैसे निशाना लगा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो फेरेल्स लॉ क्या कहता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं होती हैं, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, ओशन करेंट्स होती हैं, ये मूव करती हैं। वाटर बॉडीज़ नहीं, ओशन करेंट्स किसकी तरफ मूव करती हैं बेटा? ये राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। चलना चाहिए सीधा, पर हो जाती हैं ऐसे, राइट में डिफ्लेक्ट होती हैं। पर वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ें लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। चलना चाहिए ऐसा, पर हो जाती हैं ऐसे। एक बार और ध्यान से समझो, जैसे ये इक्वेटर है, अगर हवा ऐसी आनी होती है और साउथ, इक्वेटर के साउथ से ऐसी आनी होती है ना, तो होता क्या है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ हवाएं ऐसे आएंगी और यहाँ हवाएं ऐसी आएंगी, अगर इन्हें कहाँ आना है? इक्वेटर पे आना है। पर अभी हम बात कैसे कर रहे हैं? इक्वेटर से भी आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाना है, तो ये हवाएं यहाँ से ऐसी आएंगी, चलना इनको सीधा था, पर ये हो गई हैं डिफ्लेक्ट। डायरेक्शन का रिस्पेक्ट देखो बेटा, जब इक्वेटर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हवाएं इक्वेटर की तरफ आती हैं और डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन कैसा होगा? ऐसा। पर वहीं हवाएं जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएंगी तो यहाँ से इक्वेटर की तरफ आई ऐसी, यहाँ जाना चाहिए था सीधी, पर गई ऐसे। तो यहाँ पर जब डायरेक्शन ईस्ट से ओरिजिन हुआ था तो हमने इन्हें साउथ ईस्ट बोला, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? साउथ वेस्ट, क्योंकि ओरिजिन कहाँ पर हो रहा है? वेस्ट में। आपको बताया ना, ईस्ट और ये वेस्ट।
जिसको नहीं समझ में आया ना बेटा, वो एक यूट्यूब पे वीडियो देख ले फेरेल्स लॉ का। चलो अब ध्यान से सुनो। गर्मियों में जो डिफरेंट हीटिंग होती है लैंड और सी की, इसकी वजह से जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं वो क्रॉस कर देती हैं किसको, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, और किसकी तरफ आने की कोशिश करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आने की कोशिश करती हैं, और अकॉर्डिंग टू फेरेल्स लॉ ये डिफ्लेक्ट कर जाती हैं टू देयर राइट। जो भी हवा का डायरेक्शन होता है उसके राइट में ये डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, ठीक है, और एंटर करती हैं इंडिया में एज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। जो ट्रेड विंड्स थी जो इक्वेटर को क्रॉस करके आ रही हैं वो थी ओरिजिनली साउथ ईस्ट, पर जब इंडिया में आई तो क्या बन गई, साउथ वेस्ट, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में अकॉर्डिंग टू फेरेल्स लॉ जो एयर होती है, जो हवाएं होती हैं, जो विंड होती हैं, वो डिफ्लेक्ट करती हैं किसकी तरफ, राइट की तरफ। ये जो विंड्स है ये लेके आती हैं हैवी रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और कब लेके आती हैं, जून टू सितंबर। जो अमाउंट होता है रेनफॉल का उसे बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, इसीलिए जो रेनफॉल होती है वो वेरी करती है, अलग अलग होती है रीज़न टू रीज़न। कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। जैसे अगर मैं बात करूँ डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान या इंटीरियर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम मिलेगी, ठीक है। पर वहीं पर मेघालय में, अंडमान निकोबार में, हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा मिलेगी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बारिश ज़्यादा होगी, मेघालय में बारिश ज़्यादा होगी, अंडमान निकोबार में बारिश ज़्यादा होगी। वहीं पर इंटीरियर एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ, जैसे महाराष्ट्र के कुछ इंटीरियर एरियाज़ हो गए, फिर आपका राजस्थान हो गया, यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम मिलती है। बेटा एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन लो, अगर किसी को फेरेल्स लॉ या ये पैराग्राफ नहीं समझ में आया, हो सकता है मैंने ठीक से नहीं समझाया, तो बेटा इसके लिए फेरेल्स लॉ का वीडियो जब आप देख लोगे ना तो आप इजीली समझ जाओगे इस पैराग्राफ को, ठीक है। जब ठंडियों का टाइम आता है टेम्परेचर बदलने लगता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑल्टर हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब मॉनसून वापस जाएगा। जो हवाएं इक्वेटर को क्रॉस करके इंडिया तक पहुंच रही थी अब ऐसा नहीं होगा, ये हवाएं वापस जाएंगी, ये हवाएं वापस जाएंगी। अब रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन की बात कर रहे हैं, और कब की बात कर रहे हैं हम, ठंडियों की, विंटर्स की बात कर रहे हैं। जब मॉनसून आता है तो हवाएं इस तरीके से इंडिया में आ जाती हैं, पर जब मॉनसून जाने वाला होता है तो हवाएं वापस चली जाती हैं। बेटा ये वाला जो पिक्चर है ये आपने बचपन में पढ़ा होगा ना। देखो हमारी अर्थ सन को रिवॉल्व करती है, ये आपको पता है। तो कभी एपरेंट मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, कभी एपरेंट मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है, और इक्वेटर बेचारा साल भर ही सन रेस को डायरेक्टली झेलता ही है, इसीलिए यहाँ पर साल भर ही बारिश होती है। इक्वेटोरियल रीजन में हर शाम 4-5 बजे यहाँ बारिश होती है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रेस थी बेटा, तो ये हवाएं सारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रही थी। पर अब हम ये वाले टाइम में आ गए हैं, है ना। अब ये वाले टाइम में जब आ गए हो आप, तो अब हवाएं वापस जाएंगी ना। अब हमारे यहाँ से भी हवाएं किसकी तरफ जाएंगी, इक्वेटर की तरफ जाएंगी। देखो जो हवाएं अभी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ रही थी अब वो वापस किसकी तरफ जाएंगी, इक्वेटर की तरफ जाएंगी। चलो तो ठंडियों में टेम्परेचर चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑल्टर हो जाती है, अब मानसून रिट्रीट करेगा, मतलब वापस जाएगा। जो हवाएं हैं वो रिवर्स होने लग जाएंगी। अभी हवाएं इंडिया में आ रही थी, अब इंडिया से बाहर जाएंगी। ऑफ शोर विंड होगी, फ्रॉम लैंड टू सी, ज़मीन से सी की तरफ जाएंगी। इन्हें क्या कहेंगे बेटा आप, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। क्या कहोगे, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। इनकी डायरेक्शन ऐसी होती है। बेटा विंड डायरेक्शन आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। फिर से देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। अब इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट से। इस तरीके से ये वापस जाएंगी। आई थी तो साउथ वेस्ट थी, जा रही हैं तो नॉर्थ ईस्ट है, वापस जा रही हैं हवाएं। तो दीज आर नोन एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। जैसे जैसे हवाएं सूखी हो जाएंगी, सूखी क्यों हो जाएंगी बेटा, लैंड मास से जा रही हैं, वाटर बॉडीज़ के ऊपर से नहीं आ रही हैं कि मॉइस्चर साथ लेके आएंगे, लैंड मास के ऊपर से जा रही हैं तो ड्राई ही होंगी।
अब ड्राई होंगी और वापस जा रही हैं तो क्या ये रेनफॉल देंगी? कुछ नहीं देंगी रेनफॉल। जब ये हवाएं यहाँ से आ रही थी तो इंडियन ओशन से, बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से पानी ला रही थी और हमें दे रही थी, वाटर बॉडीज से आ रही थी। अब जाते टाइम इंडियन लैंड मास से जा रही हैं तो पानी होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए ये जो हवाएं होती हैं ये रेनफॉल नहीं देती मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को। दे हार्डली ब्रिंग एनी रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। पर कुछ हवाएं ज़रूर बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लेती हैं और तमिलनाडु को बारिश दे देती हैं, सदर्न आंध्र प्रदेश को बारिश दे देती हैं। और उसके लिए भी हमारे इंडिया के मैप को आप देखोगे तब समझ पाओगे कि हमारा मैप ऐसा ना होता तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को बारिश नहीं मिलती। मैप काय का बनाया आपने? लैंड मास का। लैंड मास ऐसा है तभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को थोड़ी बहुत बारिश मिल रही है। वो कैसे? देखो, ये हवाएं वापस जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। ये इतना पार्ट दिख रहा है ना आपको? फिर से बनाऊँ, मैंने गड़बड़ कर दी। देखो, अब ये हवाएं यहाँ से तो सूखी सूखी आई, पर यहाँ पर इन्हें क्या मिल गया? बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर पानी है ना, तो यहाँ से इन्होंने पानी उठाया और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश के साउथ पार्ट को तमिलनाडु को पानी दे दिया। कहती चीज़ें समझ में आई आपको? तो वहाँ पर लैंड मास थोड़ा अंदर की तरफ है। बे ऑफ बंगाल से ये पानी उठाती हैं और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सदर्न पार्ट को पानी दे देती हैं। कौन सी हवाएं? नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। ये देखो, ये यहाँ से आएंगी, यहाँ से पानी उठाएंगी और इस एरिया को पानी दे देंगी। तो ये बेटा आंध्र प्रदेश का साउथ वाला पार्ट भी होगा, उसे भी पानी मिलेगा, तमिलनाडु को भी पानी मिल जाएगा। यहाँ का पानी उठाती नहीं है। और जैसे कि अभी हमने बोला था साउथ वेस्ट, ठीक है ना, तो ये जो विंड है ये कैसी हैं? साउथ वेस्ट, जो मॉनसून लेके आएंगी। और जो जाएंगी वो होंगी नॉर्थ ईस्ट, ऐसे वापस आती है। बेटा इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पर एंड। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में।